हेलो बच्चों। तो आपके मैट्रिक्स के हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है और आई होप आप सभी लोग मेहनत से उसको पढ़ रहे होंगे। और आज हम लेक्चर 6 आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ या विथ अ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स एडिशन मतलब अवयवों का योग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब कि किसी मैट्रिक्स का अदिश के साथ गुणा, और तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी दो अवयवों का गुणा। इनके लिए कुछ गुण बताने जा रहे हैं कि ये किस गुण का पालन करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने इन तीनों को बता दिया है। दो अवयवों को हमने जोड़ना सिखा दिया है, दो अवयवों गुणा करना सिखा दिया है, और किसी अदिश राशि से किसी अवयव में गुणा करना सिखा दिया है। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ये तीनों संक्रियाएं, ये ऑपरेशन किस गुण का पालन करते हैं या इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो हम एक एक करके बताएंगे। पहले मैट्रिक्स एडिशन के बारे में इनके गुण बताएंगे, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का गुण बताएंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का गुण बताएंगे। लेकिन अवयव यानी मैट्रिक्स में गुणों को बताने से पहले हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 खूब आपने इसको पढ़ा है। रियल नंबर भी कुछ गुणों का पालन करते हैं, इनमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस कर ले रफली, और फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। ये रियल नंबर कौन कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, अर्थात इस रियल नंबर में जो संक्रियाएं होती हैं, जो ऑपरेशन होते हैं, इनमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। यहाँ पर प्लस होता है, जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा करना होता है, और डिवाइड करना होता है। यहाँ पर भी 4 ऑपरेशन होते हैं, सब लोग जानते हैं ऑलरेडी जो है। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्लस और मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, हम बेसिकली सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये दोनों जोड़ और गुणा किन किन नियमों का पालन करते हैं। तो आई होप आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। प्लस कौन कौन से गुण का पालन करता है। सबसे नंबर फर्स्ट होता है क्रम विनिमय नियम। अभी हम प्लस के लिए बता रहे हैं, अभी गुणा के लिए नहीं बता रहे हैं, प्लस के लिए। क्रम विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है आप लोग जानते हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी हम a b को अगर जोड़ना है तो a प्लस बी निकालें या b प्लस ए निकालें, दोनों बराबर होता है। यहाँ पर a b क्या है, a b यहाँ पर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 + 3 करिए तो भी 5 आता है, 3 + 2 करिए तो भी 5 आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जोड़ में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ठीक है, नंबर सेकंड होता है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है कि 3 वास्तविक संख्याएं अगर हैं, ए बी सी 3 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर हैं, तो इसके लिए क्या क्या होता है कि जोड़ते समय तीनों को ब्रैकेट आप फर्स्ट सेकंड में लगा ले या ब्रैकेट आप सेकंड थर्ड में लगा ले।
तीन वास्तविक संख्याओं को जोड़ते समय ब्रैकेट चाहे पहले दो में लगाइए या आखिरी दो में, इनका जोड़ बराबर होता है। आप जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा जोड़ में ही एक नियम होता है, योज्य तत्समक नियम। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी रूल, क्या बोलते हैं इसको? एडिटिव आइडेंटिटी रूल। ये क्या होता है? ये होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए आपको एक वास्तविक संख्या अवश्य मिल जाएगी जिसको जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े। कोई भी संख्या लें आप, उसके लिए एक वास्तविक संख्या आपको अवश्य मिल जाएगी कि यदि उसको हम दिए गए वास्तविक संख्या में जोड़ दे तो कोई परिवर्तन ना हो। और वो संख्या क्या होती है? वो संख्या होती है जीरो। जीरो एक ऐसी रियल नंबर है कि जीरो को आप किसी में भी जोड़ दीजिए। अगर एक वास्तविक संख्या है तो a प्लस जीरो इक्वल टू ए ऑलवेज। 5 प्लस जीरो बराबर 5, 6 प्लस जीरो बराबर 6। यानी जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जीरो को बोलते क्या है? इसी को बोलते हैं योज्य तत्समक अवयव भी कहते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? योज्य तत्समक अवयव भी कह देते हैं इसी को, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह देते हैं। और नंबर 4 एक नियम होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम नियम। योज्य प्रतिलोम नियम, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स रूल। ये क्या होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक वास्तविक संख्या अवश्य मिलेगी कि उनको जोड़ने पर सदैव जीरो आए। क्या हमने बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक वास्तविक संख्या अवश्य मिलती है कि उसको जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो। जैसे 5 के साथ अगर हम -5 जोड़े तो जीरो मिल जाएगी, 6 के साथ हम -6 जोड़े तो जीरो मिल जाएगी। तो प्रत्येक संख्या के लिए ऐसी संख्या का प्राप्त होना कि योगफल जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम नियम, ठीक है। और किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? उसका निगेटिव होता है। जैसे हम कहें कि a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? a का योज्य प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कह सकते हो आप। a का योज्य प्रतिलोम होता है -a। जैसे 5 का -5, 6 का -6, 7 का -7। और इनको जोड़ने पर हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा इनको जोड़ने पर जीरो मिल जाता है। तो ये हो गया योज्य प्रतिलोम नियम। और नियम होता है 5वां निरसन नियम होता है, कैंसिलेशन ला बोलता है। इसको क्या बोलते हैं? 5वां, प्लस के लिए बता रहे अभी, जोड़ के लिए। 5वां होता है निरसन नियम। निरसन नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंसिलेशन। कैंसिलेशन ला बोलते हैं इसको। ये क्या होता है कि यदि 3 वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, a b c 3 वास्तविक संख्याएं हैं और a प्लस बी बराबर a प्लस सी हो, a प्लस बी बराबर a प्लस सी दिया हो, अगर ऐसा है तो b बराबर c हो जाएगा हमेशा। यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी तो a को हम काट करके b बराबर c लिख सकते हैं, यानी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन ला, a चाहे लेफ्ट में हो या a अगर राइट में लिखा है तो भी हम a को काट के b बराबर c लिख सकते हैं। यहाँ पर जिसको काटा गया वो लेफ्ट में लिखा है, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन ला। क्या बोलते हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन ला। और यहाँ पर जिसको काटा गया वो राइट में लिखा है तो इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन ला, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन ला। तो ये जोड़ के लिए जितनी भी आपने रूल पढ़ा था छोटी क्लास में, हमने उसको बता दिया जो है। क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, योज्य तत्समक नियम, योज्य प्रतिलोम नियम और निरसन नियम। सिमिलरली इसी प्रकार कुछ गुण होते हैं, गुणा के लिए भी होते हैं। थोड़ा इसको जल्दी जल्दी बताएंगे। गुणा में क्या होता है? गुणा में क्रम विनिमय नियम पहला वाला लागू होगा,
जो पहला क्रम विनिमय नियम था वो लागू हो, क्योंकि अगर हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें बराबर होता है। ठीक है, कोई संख्या जैसे 3 गुणे 5 बोले या 5 गुणे 3 बराबर होता है, तो गुणा में भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। दूसरा हमने क्या बताया था, साचर एसोसिएटिव बताया था, तो गुणा में साचर नियम भी लागू होता है। अगर 3 संख्याएं आप लें, चाहे a गुणे b ब्रैकेट लगा गुणे c लिखें या a गुणे b गुणे c लिखें, ये भी बराबर होता है। गुणा के दौरान ब्रैकेट चाहे फर्स्ट सेकंड में लगाओ या सेकंड थर्ड में लगाओ, बराबर होता है। तीसरा वहाँ पर हमने बताया था योज्य तत्समक, तो यहाँ पर होता है गुणन तत्समक, गुणन तत्समक नियम, गुणक तत्समक नियम। वहाँ पर हमने बताया था कि 0 को बोलते हैं योज्य तत्समक, यहाँ पर 1 को बोलते हैं गुणन तत्समक अवयव, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक संख्या 1 मिल जाती है कि हम उसके साथ गुणा करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे a कोई वास्तविक संख्या है तो a गुणे 1 करोगे तो a ही आएगा, चाहे लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए आप एक संख्या इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि उसको गुणा करने पर मान में परिवर्तन ना हो, तो उस नियम को बोलते हैं गुणन तत्समक नियम। और वो संख्या कौन सी है, 1। 1 ही एक ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 1 को बोलते हैं गुणन तत्समक अवयव। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ पे बताए थे योज्य प्रतिलोम बताए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम नियम या गुणन व्युत्क्रम नियम। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या का व्युत्क्रम ही उसका गुणन प्रतिलोम कहलाता है। जैसे ये 5 लिखा है तो 5 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यानी गुणा करने पर 1 आना चाहिए। जैसे हम 5 को 1/5 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या को अगर दूसरी संख्या से गुणा करने पर 1 आ जाए तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणन प्रतिलोम कहलाती हैं। ठीक है, जैसे a में गुणा करें 1/a से तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर a और 1/a दोनों क्या होते हैं, गुणन प्रतिलोम होते हैं। अच्छा, एक बात और नोट करिए, अगर सिर्फ प्रतिलोम लिखा है या सिर्फ व्युत्क्रम लिखा है तो इसमें गुणन माना जाएगा, योज्य नहीं माना जाएगा। जैसे सिर्फ बोल दिया कि 5 का प्रतिलोम बताइए, तो प्रतिलोम तो योज्य में भी था, प्रतिलोम यहाँ पर भी है, लेकिन आप क्या मानोगे, गुणन वाला मानोगे, तो 1/5 लिखोगे। ठीक है, किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको व्युत्क्रम कर देते हैं, पलट देते हैं। और गुणा में कुछ नियम और होते हैं, गुणा में भी निरसन नियम होता है, लेकिन गुणा के निरसन नियम और योग के निरसन नियम में फ़र्क होता है। योग में हमने ये बताया था कि कोई भी संख्या को लेफ्ट में अगर दोनों तरफ जोड़ रहे हो तो वो कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे कोई भी संख्या था। लेकिन गुणन में क्या होता है, गुणन में जो निरसन नियम होता है वो ये होता है कि अगर मान लीजिए a इंटू बी बराबर a इंटू सी लिखा है, तो वेरी केयरफुल ध्यान दीजिएगा, a तभी कैंसिल होगा जब a नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर a 0 के बराबर नहीं है तब तो इसको हम काट सकते हैं, तब b बराबर c हो जाएगा। यानी गुणा में निरसन नियम कब लागू होता है, जब a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ab बराबर ac होने पर b बराबर c हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा हो तो ये हो जाएगा, बशर्ते कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर a को लेफ्ट में रखो तो राइट में भी रख सकते हो, और अगर a नॉट इक्वल टू 0 हो तो काट सकते हो। सॉरी, यहाँ पे a को काट दिया तो b बराबर c हो गया। तो लेफ्ट में रखे थे तो लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट में रखे हो तो राइट कैंसिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया गुणा में नियम, निरसन नियम, कैंसिलेशन ला। और जोड़ और गुणा को मिला के एक नियम होता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला, बंटन नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बोलते हैं हिंदी में बंटन नियम होता है। क्या होता है कि अगर 3 वास्तविक संख्याएं हैं तो a गुणे b प्लस c बराबर होता है ab प्लस ac, यानी a गुणे b प्लस a गुणे c।
यानी जो बाहर संख्या गुणा हो रही है वो पहले फर्स्ट वाले में गुणा होगा, फिर सेकंड वाले में गुणा होगा, और जो चिन्ह बीच में प्लस का लगा है वही बीच में लग जाता है। तो ये हमने आप कुछ याद दिलाने का प्रयास किया है कि आपको याद हो जाए कि इससे पहले भी आप इन नामों को सुन चुके हैं। कैंसिलेशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, जो भी हमने बताया उन सबको आप सुन चुके हैं, तो लेकिन वास्तविक संख्याओं के लिए सुन चुके हैं। आज हम इन्हीं गुणों को आव्यूहों के लिए बताने जा रहे हैं, और 1 बाय 1 पहले मैट्रिक्स एडिशन में बताएंगे, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, और फिर 2 आव्यूहों के मल्टीप्लिकेशन में। तो हेडिंग हमारी क्या होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी आव्यूहों के योग के गुण, आव्यूहों के योग के गुण, यानी कुछ प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। तो देखिए नंबर फर्स्ट, वही क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहेंगे हम कि आव्यूहों का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आव्यूहों का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी अगर ए और बी 2 आव्यूह हों तो ए प्लस बी करो आप, चाहे बी प्लस ए करो, दोनों बराबर होगा। ठीक है, प्रूफ करना है, वेरी सिंपल। अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ बता दे रहे हैं, छोटा सा है। ए बराबर कोई आव्यूह ले लीजिए, ए आई जे एम क्रॉस एन, और जाहिर सी बात अगर आपको जोड़ना है तो बी की भी कोटि कितना लेना पड़ेगा? एम क्रॉस एन ही लेना पड़ेगा जी। तो एक बार आप ए प्लस बी जोड़ लीजिए, तो ए प्लस बी जोड़ना आता है आपको, हमने इससे पहले जोड़ना सिखा दिया है। ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दीजिए, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ये लाइन कहाँ से आई है? ये लाइन आई है आव्यूहों के योग से ना, हमने सिखाया था आव्यूहों के योग से। अब देखिए ये जो ए आई जे और बी आई जे क्या ये संख्याएं होती हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि संख्याओं में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं बी आई जे प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन ना। ये लाइन कहाँ से आई? ये लाइन कहाँ से आई? संख्याओं में क्रम विनिमय नियम, संख्याओं में, अभी थोड़ी देर पहले हम याद दिलाए थे आपको कि संख्याओं में जो जोड़ होता है वो क्रम विनिमय नियम होता है। और फिर जोड़ के तरीके से इसको आप अलग अलग लिख दीजिए, इसको अलग आव्यूह में, इसको अलग आव्यूह में। ये लाइन कहाँ से आई? आव्यूहों के जोड़ से आई। दोनों को जोड़ोगे ही तो आएगा, तो ये भी आव्यूहों के जोड़ से, ये वाले कारण से आ जाएगा जो है। अब देखिए ये b के बराबर है, ये a के बराबर है, तो देखिए b बराबर है, आ गया। ध्यान दीजिए प्रूफ बहुत ज़रूरी नहीं है, इंटर में आपको प्रूफ कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 2 आव्यूहों का जोड़, कभी कभी पूछता है कि 2 आव्यूहों का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता, तो आप बोलोगे करता है। ठीक है, चाहे a प्लस बी निकालिए या b प्लस ए निकालिए, दोनों बराबर होता है। अब देखिए इसी जोड़ में दूसरा नियम क्या होगा? सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो अगर 3 आव्यूह हैं, एसोसिएटिव सहचर्य नियम, तो आव्यूहों के जोड़ में सहचर्य नियम का पालन होता है। तो क्या लिखेंगे? सहचर्य नियम, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, का पालन होता है। समझने के लिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, आव्यूहों के जोड़ में सहचर्य नियम का पालन होता है, यस। तो अगर 3 मैट्रिक्स हैं, ये 3 आव्यूह हैं, तो सहचर्य नियम में हमने क्या बताया था अभी कि ब्रैकेट चाहे फर्स्ट सेकंड में लगाइए, ब्रैकेट चाहे फर्स्ट सेकंड में लगाइए या सेकंड थर्ड में लगाइए, दोनों बराबर होते हैं। किसी भी 3 आव्यूह के लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी देखिए इसमें ब्रैकेट फर्स्ट सेकंड में है और उसमें ब्रैकेट सेकंड थर्ड में है,
तो आप एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं, जोड़ के देख सकते हैं, दोनों बराबर आएगा। ठीक है, इस प्रकार तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम योज्य तत्समक नियम, एडिटिव आइडेंटिटी रूल। तो इसके यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक आव्यूह के लिए एक शून्य आव्यूह मिलता है। शून्य आव्यूह ऐसा यहाँ पे है कि वो किसी भी आव्यूह में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो योज्य तत्समक नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रत्येक आव्यूह के लिए एक आव्यूह ऐसा होता है जिसको उसके साथ जोड़ने पर मान में परिवर्तन नहीं होता है। यही है योज्य तत्समक नियम का स्टेटमेंट। ठीक है, नहीं होता है, जिसे योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं इसको कहते हैं, और वह शून्य आव्यूह होता है। शून्य आव्यूह होता है यानी a+0 बराबर a फॉर एवरी ये कोई भी आव्यूह है उसके लिए आपको एक ऐसा आव्यूह मिल जाएगा कि जिसको जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े, और उस आव्यूह क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक आव्यूह बोलते हैं। पांचवा नियम होता है योज्य प्रतिलोम नियम, एडिटिव इनवर्स लॉ। तो ये क्या होता है? यहाँ पर भी प्रत्येक आव्यूह के लिए एक आव्यूह आपको ऐसा अवश्य मिलता है जिसको उसके साथ जोड़ने पर शून्य आव्यूह प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस नियम क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम नियम। तो क्या लिखेंगे इसकी नियम को? प्रत्येक, कभी नियम लिखने को आ जाए तो प्रत्येक आव्यूह के लिए ऐसे लिखेंगे। इस नियम के अनुसार ऐसे लिख सकते हैं। इस नियम के, मान लीजिए ढंग से लिखने की बात हो जाए तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक आव्यूह के लिए एक ऐसा आव्यूह अवश्य, मान लीजिए कभी आ जाए कि योज्य प्रतिलोम नियम से आप क्या समझते हैं, तो ढंग से आप ऐसे लिखेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक आव्यूह के लिए एक ऐसा आव्यूह अवश्य प्राप्त हो जाता है जिसको उस आव्यूह के साथ जोड़ने पर शून्य आव्यूह प्राप्त होता है। शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक आव्यूह के लिए एक ऐसा आव्यूह अवश्य मिलेगा आपको कि अगर दोनों को जोड़ोगे तो शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तथा दोनों अवयवों को एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। दोनों आव्यूहों को एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, आव्यूह A का योज्य प्रतिलोम ऑलरेडी हम बता चुके हैं क्या होता है? -a होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि a प्लस -a बराबर 0 होता है। तो ये हमने लिखवा दिया योज्य प्रतिलोम नियम क्या होता है और योज्य प्रतिलोम कौन होता है।
तो किसी भी आव्यूह का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसका निगेशन, उसका निगेटिव। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम नियम हो गया। आव्यूहों के लिए क्रम विनिमय नियम भी होता है, साचर नियम भी होता है, योज्य तत्समक नियम भी होता है, योज्य प्रतिलोम नियम भी होता है, और आव्यूहों के लिए निरसन नियम भी होता है। आव्यूहों के जोड़ के लिए, सॉरी जोड़ बोलना भूल गए, निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ। जैसे वास्तविक संख्याओं के लिए कैंसिलेशन लॉ होता है कि किसी भी संख्या को अगर हम दो संख्याओं के लेफ्ट में जोड़े या राइट में जोड़े तो उसको काट सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर कोई एक आव्यूह ऐसा है कि उसको हम किसी समीकरण के दोनों तरफ जोड़ दें, चाहे लेफ्ट में या राइट में, तो वो कट जाता है। निरसन नियम क्या है, जैसे मान लीजिए यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी लिखा है तो a को हम काट के b बराबर c लिख सकते हैं। आव्यूहों के जोड़ में निरसन नियम का पालन होता है, चाहे a लेफ्ट में लिखा हो या a राइट में लिखा हो, या a राइट में लिखा हो। इसको हम काट के यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर c। ठीक है, दो आव्यूह b और c हैं, तो b और c के साथ हमने a को एक बार जोड़ा लेफ्ट में, एक बार राइट में, और यदि ये दोनों बराबर है, यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो b प्लस सी हो जाएगा ऑलवेज, निरसन नियम। मान लीजिए कभी कभी निरसन नियम का प्रूफ आ जाए, देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं हम। निरसन नियम का प्रूफ मान लीजिए पूछ ले कैंसिलेशन लॉ का, तो प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, ये दिया, हमें ये लाना है, तो चूँकि a प्लस बी बराबर a प्लस सी दिया है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस a जोड़ने जा रहे हैं। दोनों पक्षों में माइनस a। अब आप कहोगे माइनस a कहाँ से आया, माइनस a कहाँ से आया, माइनस a आया योज्य प्रतिलोम नियम से, सॉरी योज्य योज्य प्रतिलोम नियम से। हमने अभी बताया था कि योज्य प्रतिलोम नियम क्या होता है कि प्रत्येक आव्यूह के लिए उसका निगेटिव आव्यूह होता है जिसको जोड़ने पर 0 मिलता है। तो ये तो हमेशा मिल जाएगा जो है, तो इसी को हम जोड़ने जा रहे हैं। तो दोनों पक्षों में इसको जोड़ने जा रहे हैं, तो ये माइनस से जोड़ रहे हैं LHS में और माइनस से जोड़ रहे हैं RHS में, जोड़ दिया। अब देखिए आप साचर नियम पढ़ चुके हैं, साचर नियम पढ़ चुके हैं, तो ब्रैकेट चाहे इसमें लगाओ या ब्रैकेट इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप साचर नियम पढ़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये लाइन कहाँ से आई, साचर नियम से, ब्रैकेट का चेंज कर दिया हमने। और थोड़ी देर पहले आपने योज्य प्रतिलोम नियम भी पढ़ा था कि किसी भी आव्यूह के साथ उसका निगेटिव अगर जोड़ेंगे तो वो 0 प्राप्त हो जाता है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, वो 0 मैट्रिक्स आएगा। इधर भी a माइनस से ये भी 0 हो जाएगा। ये लाइन कहाँ से आई, ये लाइन आई योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स नियम से आया। अभी जो थोड़ी देर पहले बताए थे कि a के लिए माइनस से मिल जाता है और उसको जोड़ते हैं तो 0 आता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। और उसी के पहले एक नियम बताए थे योज्य तत्समक नियम, एडिटिव आइडेंटिटी रूल। वो क्या होता था कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप 0 मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा, इधर b आ जाएगा और इधर c प्लस 0 बराबर c आ जाएगा। ये लाइन कहाँ से आई, ये लाइन आई योज्य तत्समक, योज्य तत्समक नियम से आया। देखिए b बराबर c प्रूफ हो गया। तो किसी भी 3 मैट्रिक्स के लिए a b c के लिए यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो आप कह सकते हो b बराबर c होगा ऑलवेज, लेफ्ट में हो या राइट में हो। लेफ्ट में था तो प्रूफ करने के लिए हमने लेफ्ट में माइनस से जोड़ा है, अगर राइट में होता तो राइट में माइनस से जोड़ देते जो है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इस तरह से मैट्रिक्स एडिशन में सारे रूल फॉलो कर गए। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योज्य तत्समक नियम, योज्य प्रतिलोम नियम एंड निरसन नियम, सब इसमें लागू हो गए। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी
किसी सदिश किसी आव्यूह के साथ किसी अचर राशि का गुणा। हमने सिखाया था कि अगर मान लीजिए कोई आव्यूह यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 और कोई कांस्टेंट बाहर के है तो आप के का सम में गुणा कर दो, के इंटू 1 के 2 के, सब सिखाए हैं इसको ऑलरेडी। तो इसी में हम बताने जा रहे हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो देखिए इसमें नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, नंबर फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि के कोई स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पे दो आव्यूहों का योगफल लिखा है और गुणा करना है हमें के इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा के ए प्लस के बी। इसको बोलते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर दो मैट्रिक्स है उनका योगफल है और बाहर कोई संख्या है गुणे के रूप में, तो उस संख्या का दोनों में अलग अलग गुणा करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है कि जैसे मान लीजिए बाहर ही कोई दो संख्या है, k1 प्लस k2 कोई दो अचर राशि है और एक मैट्रिक्स गुणे के रूप में लिखा है, तो भी हम इस मैट्रिक्स का एक बार k1 में गुणा करेंगे और एक बार इसी मैट्रिक्स का k2 में गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य है कि चाहे दो मैट्रिक्स ऐड हों या दो अचर राशियां ऐड हों, बाहर चाहे कोई अचर राशि लिखा हो या मैट्रिक्स लिखा हो, पूरा इसमें वितरण नियम हो जाता है। यानी जो भी बाहर है वो अंदर के दोनों अवयवों में गुणा हो जाएगा। बाहर अचर राशि है, अंदर मैट्रिक्स है, तो इस अचर राशि का दोनों मैट्रिक्स में गुणा हो जाएगा। और बाहर अगर मैट्रिक्स है, अंदर दो अचर राशियां हैं, तो भी उस मैट्रिक्स का गुणा दोनों में हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स ए में कोई कांस्टेंट से गुणा किया के, मान लीजिए k2 है, ये ब्रैकेट लगा के फिर बाहर k1 लिखा है, यानी दो कांस्टेंट है, तो हम इन दोनों कांस्टेंट को इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आप याद रखिए कि ये नियम इसमें होते हैं। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एक्चुअल में इसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के जो गुण होते हैं इसी में सवाल बनते हैं। देखिए एडिशन में कोई दिक्कत नहीं था, सारे नियम होल्ड हुए थे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, यूज, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव, आइडेंटिटी और कैंसिलेशन सब उसमें होल्ड हुए थे, वो सारे नियम को पालन करता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी दो आव्यूहों के गुणा में क्या होता है कि कभी कभी कुछ नियम तो फॉलो करते हैं लेकिन कुछ नियम फॉलो नहीं करते, तो उसी का एग्जाम्पल पूछ लेता है। जैसे इसका पहला जो आप पे बताए थे क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम ये पालन नहीं करता है। हमने वहाँ सवाल भी आपसे बता दिया है, हमने इस पे सवाल भी कराया है कि आव्यूहों का गुणा, दो आव्यूहों का गुणा, ध्यान दीजिए इस पर सवाल बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो आव्यूहों गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, अर्थात अगर दो आव्यूह है ए बी दो मैट्रिसेस हैं, दो आव्यूह हैं, तो A इंटू बी और B इंटू ए दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। और अगर आपको याद हो तो शायद इसके पिछले लेक्चर में ही हमने इस पर एग्जाम्पल लिया था। इस पे सवाल कैसे बनता है कि
एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि दो आव्यूहों में गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो आप एक मैट्रिक्स लेंगे, एक बी, एक बार ए बी निकालना, एक बार बी ए देखना, बराबर नहीं आएगा। पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, हम इसको ऑलरेडी करा चुके हैं। लेकिन जो दूसरा नियम है साहचर्य नियम, ये यहाँ पे पालन होता है। क्रम विनिमय नियम का देखो हम बता रहे हैं ट्रिक कि यहाँ पे ऐसे क्रॉस बना दें, मतलब ये पालन नहीं करता है, लेकिन साहचर्य नियम का पालन होता है। अगर तीन मैट्रिक्स है ए बी सी और तीनों गुणा के लिए संभव है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, तो ब्रैकेट चाहे फर्स्ट सेकंड में लगाइए या ब्रैकेट सेकंड थर्ड में लगाइए, दोनों बराबर होता है। तो गुणा में साहचर्य नियम का पालन होता है। तो प्रूफ करना हो कर लीजिएगा, बहुत सिंपल प्रूफ, वैसे प्रूफ आता नहीं है इंटर लेवल में कभी भी, इसलिए प्रूफ नहीं बता रहे हैं। जिस पे सवाल बनता है हम वो बता रहे हैं इम्पोर्टेंट। एक तो क्रम विनिमय नियम पर सवाल बनता है, ऑलरेडी करा चुके हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता गुणा में। और तीसरा नियम क्या होता है, जैसे वहाँ पे था योज्य तत्समक नियम, तो यहाँ पर होता है गुणन तत्समक नियम, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रूल। तो जैसे हमने बताया था योज्य में कि प्रत्येक आव्यूह के लिए एक आव्यूह 0 अवश्य मिलता है कि जोड़ने पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे क्या बताएंगे हम, यहाँ पे प्रत्येक आव्यूह के लिए नहीं, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है जिसे उस आव्यूह के बाएं या दाएं रखकर गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन ना हो। लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए, ध्यान दीजिएगा ये किसके लिए है, वर्ग आव्यूह के लिए। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए एक ऐसा आव्यूह प्राप्त होता है, एक ऐसा आव्यूह अवश्य प्राप्त होता है, एक ऐसा आव्यूह अवश्य, हमेशा अवश्य प्राप्त होता है जिसे उस आव्यूह के बाएं या दाएं रखकर गुणा करने पर मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, और वो कौन सा आव्यूह होता है, वो इकाई आव्यूह होता है। ठीक है, परिवर्तन ना हो तथा उस आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। ऑलरेडी इसको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ये जो आई होता है, आई इकाई आव्यूह, इसी को बोलते हैं गुणन तत्समक आव्यूह, इसी को बोला गया था, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस आई को चाहे हम ए के लेफ्ट में रखें या ए के राइट में रखें, वो हमेशा ए ही आएगा। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पे वर्ग आव्यूह है, ए यहाँ पर वर्ग आव्यूह है। तो ये एक सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका आगे और भी यूज करेंगे हम। तो मान लीजिए अगर नियम लिखने को आए कि गुणन तत्समक आव्यूह की, देखिए दो बातें हैं। अगर आपसे ये पूछता है गुणन तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं, तब आप बोलेंगे आई को बोलते हैं गुणन तत्समक आव्यूह, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये पूछे गुणन तत्समक नियम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए एक ऐसे आव्यूह का मिलना जिसको उसके बाएं या दाएं रखने पर कोई मान में परिवर्तन ना हो, तो इस नियम क्या बोलते हैं, गुणन तत्समक नियम। ठीक है, तो नियम पूछेगा तो नियम लिखेंगे, आव्यूह पूछेगा तो आव्यूह बताएंगे।
और जो वहाँ पे हमने बताया था कि योज्य प्रतिलोम नियम, तो देखिए यहाँ पर भी गुणन प्रतिलोम नियम होता है, गुणन प्रतिलोम होता है, लेकिन अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम। अभी 2-3 हेडिंग और पढ़ाने के बाद इसका नंबर आता है, कारण वहाँ पे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है जो है। ठीक है, अब देखिए जैसे वहाँ पे निरसन नियम होता था योज्य में जोड़ने में, कि चाहे किसी मैट्रिक्स को लेफ्ट में रख के जोड़े या राइट में, वो कट जाता है। तो यहाँ पर जो निरसन नियम क्या होता है, जैसे हमने बताया था क्रम विनिमय नियम इम्पोर्टेंट है गुणा के लिए, वैसे गुणा के लिए निरसन नियम भी वेरी इम्पोर्टेंट होता है। इस पे भी सवाल न्यूमेरिकल बनते हैं, कैंसिलेशन लॉ। और फिर वही बात, कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता है। जैसे क्रम विनिमय नियम गुणा में होल्ड नहीं होता है, वैसे ही गुणा में नंबर 4 शायद है, वैसे ही गुणा में निरसन नियम होल्ड नहीं होता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इस पर एग्जाम्पल पूछ लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, और यदि a प्लस बी बराबर a प्लस सी दिया है यह आवश्यक नहीं है कि b बराबर c हो जाए, यह जरूरी नहीं है। a प्लस बी बराबर a प्लस सी ये है, लेकिन हम a को काट नहीं सकते। यहाँ पर a जीरो मैट्रिक्स नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम ए को काट नहीं सकते। सॉरी, ये प्लस बना दिया हमने, गुणा के लिए था, ये गुणा के लिए है। अगर a इंटू बी बराबर a इंटू सी है, a इंटू बी बराबर a इंटू सी अगर है, देखिए जोड़ में तो हम काट दिए थे, थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि a प्लस बी बराबर a प्लस सी, ऐसे काट दिए थे, जोड़ में काट सकते हैं, लेकिन गुणा में नहीं काट सकते। a इंटू बी बराबर a इंटू सी, तो यह आवश्यक नहीं है कि b बराबर c, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसलिए जो हमेशा हो वो नियम होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए, अवयवों में गुणा के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता। क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक एग्जाम्पल से आप दर्शाइए, एक एग्जाम्पल दिखाइए कि गुणा में निरसन नियम का पालन नहीं होता। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन बनता है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि गुणा में, अवयवों के गुणा में निरसन नियम यानी कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका 3 मैट्रिक्स ले लें। मान लीजिए ए हमने ले लिया, एक लिए 0 1 0 0, ए ले लिया, बी ले लो 2 0 0 0, सी ले लो 3 0 0 0। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स हमने लिया। तो देखिए यहाँ पर ये 3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप स्वयं करिएगा, हमने सब सिखाया है। a इंटू बी निकालिए और देखिए कितना आएगा। फिर a इंटू सी निकालिएगा, स्वयं देखिए कितना आएगा। आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर आएंगे। a इंटू बी आप लोग निकालिएगा, a का मान यहाँ रखिएगा, b का मान यहाँ पर रखिएगा। हम बता दे रहे हैं कितना आएगा, डायरेक्ट हम करके बता दे रहे हैं। गुणा करोगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा 0 इंटू 2 0, सब देखिए 0 आएगा, इसके साथ सब 0, हम डायरेक्ट लिख दिया। a इंटू सी करोगे, यहाँ पर a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। a इंटू सी भी करके देख लीजिएगा, a इंटू सी गुणा हमने सिखाया, कई सवाल हुआ है, ये c है। इसको भी आप देख लीजिएगा, a के साथ से गुणा करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा, पूरा हर जगह 0 0। ज़रा देखिए तो यहाँ पे क्या तुम देख रहे हो कि a इंटू बी किया, a इंटू सी किया, तो दोनों बराबर आ गए क्या, देखिए बराबर हैं। ये है a इंटू बी का मान, ये है a इंटू सी का मान। तो यहाँ a इंटू बी बराबर a इंटू सी हो गया।
लेकिन क्या b बराबर c है क्या? क्या b बराबर c है क्या? देखिए क्या दोनों बराबर हैं, परंतु b बराबर c नहीं है, नहीं है। देख लीजिए सामने है, दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? जब ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3, कहाँ सेम है जो है, तो b बराबर c नहीं है। तो AB बराबर AC तो हुआ, ऐसा संभव है कि AB बराबर AC हो, लेकिन B बराबर C तो नहीं हुआ ना, अर्थात हम A को काट तो नहीं सकते ना। अगर यहाँ पर A को काटे तो क्या बचेगा? B बराबर C बचेगा, जो कि है नहीं। तो इसका मतलब कि गुणा में कैंसिलेशन ना लागू नहीं होता, अतः गुणा में निरसन, कैंसिलेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, निरसन नियम लागू नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल से हमने आपको दिखा दिया। तो गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, उसका एग्जाम्पल पूछता है। गुणा के लिए निरसन नियम नहीं लागू होता, इसका एग्जाम्पल पूछता है। बेसिकली हम इन्हीं दोनों को बताना चाह रहे थे, लेकिन हमने सारे गुण बता दिया, कौन गुण लागू होता है कौन नहीं लागू होता है। ठीक है, तो योग और गुणा के लिए हमने अलग अलग जितने नियम थे जो लागू हो रहे थे, जो लागू नहीं हो रहे, सब बता दिए। लेकिन दोनों के मिश्रण से एक नियम बनता है, यानी उसमें योग भी दिखेगा आपको, गुणा भी दिखेगा। वो मिश्रण का नियम ये है, बंटन नियम बोलते हैं उसको, बंटन नियम या वितरण नियम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये योग और गुणन से दोनों से मिला जुला है। यानी 3 मैट्रिक्स यदि है A B C, तो A इंटू B प्लस C बराबर होता है A इंटू B प्लस A इंटू C। यही है मैट्रिक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम। जैसे संख्याओं में होता था कि 2 गुणे 3 धन 4 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4। सेम वही ये भी है, A इंटू बी प्लस सी बराबर A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया वितरण नियम। इस तरह से अब सारे नियम कंप्लीट हो गए, अलग अलग भी उनके मिक्स से भी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन इंटर वाले छात्रों के लिए हम बता रहे हैं कि आज से हमने 11th क्लास भी शुरू कर दिया है, और उनकी वीडियो भी हमने आज सुबह एक पोस्ट कर दिया है। वो सेट थ्योरी से संबंधित है, जिसे आप लोग अवश्य पढ़ेंगे, जिससे आपका पहला चैप्टर फंक्शन एंड रिलेशन समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।